नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सा दबाव भरा रहा, जहां पर शुरुआत तो अच्छी हुई और निफ्टी बैंक ने करीब 10,000 का जो 25,000 का जो लेवल है उसे पार भी किया, लेकिन उसके बाद ऊपरी हिस्सों में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और मार्केट्स में हायर लेवल से करीब 800 अंकों की बिकवाली निफ्टी बैंक में रही। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मेजर इंपैक्ट जो रहा मिड कैप शेयरों पर, स्मॉल कैप शेयरों पर, यहाँ पर ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। कई सारे ट्रिगर, पहला तो बैंक्स के लिए जो शुरुआत होती है कि आगे चल के मॉरेटोरियम नहीं होगा, उसका इंपैक्ट रिटेल साइड पर या फिर स्पेंडिंग साइड पे काउंट किया जा रहा है। दूसरा, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ की कुछ खबरें और उसका इंपैक्ट है। तीसरा, मार्जिन के ट्रिगर्स को लेकर जो नए नियम आ रहे हैं जो कल से लागू हो रहे हैं, इनको भी मार्केट एक रीजन मान रहा है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स के आधार पर आज भारतीय बाजारों में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मार्केट्स में मेजर एक सेल ऑफ का प्रेशर रहा और वो सेल ऑफ का प्रेशर एक्सटेंड हुआ तमाम सेक्टर्स पे भी, जो कि आज लाल निशान के अंदर बंद होते हुए दिखाई पड़े। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो कि हरे निशान में हो और मेजर सेल ऑफ ऑटो, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल जैसे स्टॉक्स के अंदर आती हुई दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन की साइड से भी आपको ब्रॉडर मार्केट में जो ज्यादा सेलिंग है वो देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स भी 27-28% के आसपास एक जंप इसीलिए दिखा रहा था कि मार्केट में एकाएक अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब हम बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर भी और आपके जो सवाल है उनके जवाब देने की भी कोशिश की जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। एक सवाल गिलबर्ट का आया है और उन्होंने वीआईपी इंडस्ट्रीज को लेकर एक सवाल पूछा है। देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज के केस में सबसे पहले तो इसके टेक्निकल लेवल जो क्रूशियल है, 309 इसके लिए एक बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर ये पार करता है तो इसमें तेजी और बढ़ सकती है, लेकिन 308 307 की रेंज में ये गया था बीते हफ्ते में और वहीं से इसमें सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद अब ये आज के सत्र में करीब 4-5% टूटा, 273 तक के लोस भी इसने टच किए हैं। मोमेंटम बेस्ड कॉल थी, मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा था हाल फिलहाल में, लेकिन उस मोमेंटम के बाद कुछ हद तक अभी फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हायर लेवल से बिकवाली है, नीचे लेवल पे कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली यहाँ पर बाइंग होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आपको कोई भी तेजी मिले तो आप 308 309 तक निकलने की कोशिश करें। 309 के ऊपर मोमेंटम आता है तो उसमें तेजी और बढ़ सकता है, नई तेजी ला सकता है, तो उस लिहाज से आप इसमें दांव लगा सकते हैं। एक सवाल आया है लंबी का, उन्होंने सवाल पूछा है वेंकीज को लेकर। देखिए, वेंकीज कंपनी बुरी नहीं है, पुणे बेस्ड कंपनी है, मेजरली ये पोल्ट्री के बिजनेस के अंदर कामकाज करती है और इनके कई सारे पोल्ट्री फार्म्स भी हैं और साथ साथ इंडिया की बड़ी मैन्युफैक्चरर भी है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इनके अपने रिटेल रेस्टोरेंट आउटलेट्स भी और एक खुद की फुटबॉल टीम भी ओन करता है, जो कि इनकी अदर बिजनेस के अंदर भी आता है। खैर, लेकिन वेंकीज में प्रॉब्लम जो आई थी कि रिसेंट पोल्ट्री के शेयरों में करेक्शन आया था, कोविड-19 का जो इम्पैक्ट देखने को मिला उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनकी सेल्स स्लंप हुई थी, लेकिन लास्ट क्वार्टर में नंबर थोड़े अपटेक हुए। इस क्वार्टर के नंबर थोड़े और बेहतर आ सकते हैं। शेयर हाई लोअर लेवल से काफी चला है, 600 रुपए का लो काटा था, उसके बाद शेयर में तेजी आई, 1500 1600 रुपए तक ये शेयर पहुंच भी चुका है, वहां से 3 गुना हो चुका है रादर मार्च के लो से। तो अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं, आपने हायर लेवल पे लिया है, आप कोई भी तेजी मिले तो आप एक बार को निकल सकते हैं और लोअर लेवल्स का वेट कर सकते हैं। नंबर्स को आप ध्यान रखें, कंपनी में बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है, पुराने स्टीम ग्रुप की ये कंपनी है, तो आप उस लिहाज से अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखना चाहते हैं तो भी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह की ट्रबल्स आते हैं, खासतौर से हर पैंडेमिक में इनका ही नाम आ जाता है, तो उस लिहाज से एक दिक्कत हो सकती है। एक सवाल और, मार्केट में अचानक गिरावट क्यों आई, डाउन सब क्यों हो गया है, वर्मा साहब का सवाल है, अजय वर्मा जी का। वर्मा जी, देखिए बहुत सारे ट्रिगर हैं। पहला, चाइना का स्टैंड ऑफ, वो एक ट्रिगर बना था, लेकिन मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में सेल ऑफ आया क्योंकि जो ब्रोकर्स के नए नियम हैं जो कि लागू होने वाले हैं कल से, उनकी मीटिंग चल रही थी और जैसे ही ये फैसला आया कि वो टलेगा नहीं और कल से ही लागू होगा, बाजार ने नेगेटिवली लेना शुरू किया और स्मॉल कैप मिड कैप में हैवी करने जाता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस वजह से थोड़ी सी बिकवाली रही और यही ट्रिगर रहे हैं। नियर टर्म में यही बोला जा रहा है कि मार्केट में लोअर लेवल पे कुछ एक बाइंग होगी, लेकिन 1-2 दिन की रेंज के बाद। तो ऐसा फंडामेंटल कोई फ्लॉ नहीं है अभी, बस मेजरली ये मार्केट के जो नियम है, जो एक्सचेंज के रूल्स आए हैं, ये और चाइना का स्टैंड ऑफ, ये 2 चीजें हैं जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। एक सवाल आईटीसी को लेकर है अंकित दुआ का। अंकित जी, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं आईटीसी में क्या करें। एक्चुअल में आईटीसी एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, आज का नहीं, बहुत सालों का, 20-22 साल में इन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन नियर टर्म में अगर आप इसमें कुछ पैसा बनाने की सोच रहे हैं तो बहुत स्लो मूवर है, बहुत ज्यादा इसमें बज नहीं आएगा। हाँ, 4 तारीख की
जो है उसके ऊपर आप नज़र रखें। 4 सितंबर को इनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है, डीमर्जर को लेकर कुछ खबरें आ सकती हैं वहाँ से, तो आप उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं और वो एक नियर टर्म इसके लिए ट्रिगर बन के सामने आएगा। लेकिन अदरवाइज स्टॉक स्लो है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन आपको बहुत पेशेंस चाहिए आईटीसी में बने रहने के लिए। एक सवाल अमन सिंह का है, सवाल है एसबीआई को लेकर। उन्होंने पूछा क्या किया जाए, एसबीआई में रिसेंटली बज हुआ था लेकिन फिर वही ऊपरी स्तरों पर दोबारा से एक मुनाफा वसूली सप्लाईज आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 200-215 के ऊपर ये निकलता है तो उसमें मोमेंटम आ सकता है, लेकिन तब तक के लिए अगर आप निवेशक हैं तो बने रहें। छोटी अवधि का निवेश है तो तेजी में निकल सकते हैं, लोअर लेवल पे हमको शायद दोबारा ये शेयर फिर मिले। इसके अलावा अब और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है बीईएल को लेकर कि एंट्री लेवल बीईएल में क्या होना चाहिए। देखिए बीईएल सक्सेना साहब वैसे भी थोड़ा भागा हुआ शेयर है और लोअर लेवल से कुछ चल भी चुका है। इसी क्षेत्र में डिफेंस स्पेस में अच्छे अच्छे विकल्प अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। बीईएल में डिविडेंड यील्ड भी उतनी स्ट्रांग नहीं दिखेगी, इनफैक्ट एनएमडीसी ज़्यादा बेहतर विकल्प आज की डेट में हो सकता है अगर आप डिविडेंड के हिसाब से जाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी करेक्शन भी आया है और एक डिप और नीचे कर लेता है तो उसकी डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो आप उस लिहाज से भी शेयर को देखें, इसमें से आप फिलहाल एटलीस्ट निकलने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें अवॉइड भी करें। बाजार करेक्शन के फेज में या फिर कुछ भी गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पे आपको दोबारा शेयर फिर मिल सकता है, तो वहाँ पे इस पे देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ शेयरों पर भी बातचीत कर लेते हैं। एक सवाल आया है बीएचईएल को लेके, मोहित जी का ये सवाल है। बीएचईएल मोहित जी, वैसे तो ये शेयर लोअर लेवल पे करीब 25 रुपए की रेंज में जब आया था वहां से एक तेजी आई थी, कुछ ब्रोकर की रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें 40 रुपए तक के टारगेट्स भी दे रही थी। कंपनी ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसेट वैल्यू है इस कंपनी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी के पास बहुत बड़ी एसेट वैल्यू है और ये मार्केट की फॉल के बाद नीचे भी आया है, लेकिन हाँ जो कंपनी के बिजनेस है उसमें नंबर्स कैसे आते हैं, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो ढीले थे, इस क्वार्टर के नंबर्स में अगर कोई अपटिक आता है तो इसमें आप पोजीशन लें, लेकिन फेयर वैल्यू इसकी 26, 27, 30, 32 की रेंज में कहीं आपको ये शेयर मिलता है तो आप दोबारा इसमें एंट्री कर सकते हैं। जो गिरावट आ रही है हाल की वहां पर आप नजर रखें, कुछ भी फॉल और देखने को मिलता है तो आप वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे स्लोली, लेकिन एक साथ चंक में इसमें पैसा ना डालें, एटलीस्ट ये अभी के सिनेरियो को देखते हुए एडवाइजेबल है। इसके अलावा एक सवाल एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में व्यू बताएं प्लीज, दीप जी का सवाल है। दीप जी देखिए, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक बहुत ज्यादा चले हुए बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्च के लो से लेकर अब तक 100% चल चुका है इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में भी तेजी काफी बनी रही है। एक्सिस बैंक के लिए नियर टर्म में मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो किसी शायद तेजी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक भाग चुका है, थोड़ा शायद ब्रीदर ले, अगर ब्रीदर लेता है नीचे की तरफ मिलते हैं दोनों बैंक, रादर मतलब बैंकिंग में इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है तो अगर कहीं भी ब्रीदर लेते हैं नीचे की तरफ आपको मिलते हैं, यहाँ से एक रीजनेबल 10 से 12% नीचे की तरफ मिल जाते हैं तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अभी के लिए एटलीस्ट जब मार्केट में बहुत पूरी तेजी का एक रुख बना हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लें। आप ट्रेड के लिहाज से आप भूल जाएंगे कि इसमें वॉल्यूम काफी कम होता है, स्प्रेड काफी मिलेगा, दिक्कत होगी आपको लेने खरीदने बेचने में। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप इसके किसी भी गिरावट में आप इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। और आखिरी में एक सवाल और लेते हैं, वो सवाल हो सकता है ओम प्रकाश पटेल जी का सवाल है जेएसपी यस बैंक को लेकर। यस बैंक, देखिए यस बैंक के केस में ये मार्च के लोज से मैं जब कैलकुलेट कर रहा था तो ये स्टॉक अभी भी नेगेटिव साइड पे ही परफॉर्म कर रहा है। इस स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट कॉल तो एटलीस्ट नहीं है, आप इन्वेस्ट तो ना ही करेंगे क्योंकि इसमें अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है नंबर्स को लेकर। आज भसीन साहब से सुबह बात हो रही थी तो वो तो ये कह रहे थे कि उनकी तरफ से तो ये प्रिफर्ड कॉल है, लेकिन इंडिविजुअली आप स्टॉक के पहले नंबर देख लें और नंबर के बाद इसमें इन्वेस्ट करें, वो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्ट करना अभी के लिए ठीक नहीं है। ट्रेडिंग के व्यू से शेयर जरूर चलता है, लेकिन बहुत बेहतर विकल्प बाजार में भी अवेलेबल है, आप उसको तलाशें, उसमें निवेश करें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फिलहाल मार्केट्स के पंचनामा में तो अब इतना ही रहेगा, लेकिन आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो @सुमित रिसर्च ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।